फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना, दो प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, इफ अ जॉब ए कैन बी डन इन m ways and a job b can be done in n ways, then number of ways in which job A and job B can be done is m into n ways। ये आपका हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ये एंड है कीवर्ड, दोनों जॉब को साइमल्टेनियसली करना जरूरी है। ठीक है ना, एक जॉब खत्म होगा तो दूसरा जॉब शुरू होगा, डायरेक्ट दूसरा जॉब नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मतलब जॉब ए और जॉब बी इंडिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसमें क्या है कि दोनों के दोनों जॉब इंडिपेंडेंट है। तो जैसे ये है, इफ अ जॉब ए कैन बी डन इन m ways and a job B can be done in n ways। ठीक है ना, तो then number of ways in which either job A or job B is done। आइदर जॉब ए करना है या जॉब बी करनी है, डन इन, यहां पर आपका एडिशन रूल लगेगा m+n ways। तो यहां पर कीवर्ड ये और है। ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं कीवर्ड आपका एंड है और यहां पर आपका कीवर्ड और है। तो जहां पर भी और वाली सिचुएशन हो, मतलब आपको दोनों जॉब करने की जरूरत ना हो, किसी भी एक जॉब करने से आपका काम बन जाता हो, तो वहां और लगता है, या तो ए करूंगा या बी करूंगा, दोनों नहीं करूंगा। एंड जब दोनों काम करने पड़े आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं चीजों को। हमको ना, हमें एक मेन जॉब दिया रहेगा, हमारा कुछ मेन जॉब होगा। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सब जॉब्स या सब टास्क, हम सब टास्क या सब जॉब बोले में हम अपने काम को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, मान लो आपने ये सब जॉब को एक्स से नोट करता हूं, एक जॉब आपका ए है, सब जॉब एक आपका बी है और एक आपका
ये तीन आपके सब जॉब्स हैं, ठीक है ना। आपने मेन जॉब को करने के लिए सब जॉब बनाए। अच्छा, इफ कंप्लीशन ऑफ ए, यानी आपने ए कर दिया और बी, या आपने बी कर दिया और सी implies completion of main job, then we use addition law, जो एडिशन है प्रिंसिपल वो यूज करते हैं, ठीक है ना। इफ ऑल these सब जॉब्स need to be completed to complete the main job, then we use multiplication principle, एडिशन रूल बोले या प्रिंसिपल बोले, ठीक है ना। ये है बेसिकली, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे आपको दिखाता हूँ, देखिए। एक एग्जांपल ये देखते हैं। सपोज ये ना बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ये एक कैसल है, ये हाई रेज्ड वॉल्स हैं। इस कैसल के अंदर जाने के ये तीन गेट यहाँ हैं और इस तरफ दो गेट्स हैं, ठीक है ना। तो एक बंदे को इस एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पे जाना है, ठीक है ना। तो आपका मेन जॉब क्या है? आपका मेन जॉब है टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई, ये आपका मेन जॉब है, ठीक है ना। तो मैंने दो सब जॉब बनाए, मैंने दो सब जॉब बनाए, ए और बी। ए मेरा है एक सब जॉब टू गेट इनसाइड द कैसल, और बी मेरा सब जॉब है टू गेट आउट ऑफ द कैसल। मतलब एक्स से वाई पहुंचने के लिए पहले मुझे इस किले के अंदर जाना है और फिर यहां पहुंचने के बाद फिर किले से बाहर आना है, तो मैं वाई पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने दो सब जॉब बनाए। अब यहां पर देखो कि अगर मैं ए वाला जॉब कंप्लीट कर दूं, मतलब किले के अंदर चले जाऊं, तो क्या मेरा मेन जॉब कंप्लीट हो गया? क्या मैं क्या वाई पे पहुंच गया हूं? नहीं पहुंचा हूं ना। तो मतलब कि मेरा ए जॉब को करने से मैं केवल आधा ही कंप्लीट कर पाया हूं अपने मेन जॉब को। अब मुझे यहां से फिर बी जॉब को भी करना पड़ेगा, तब मैं वाई पे पहुंचूंगा। तो देखो ए और बी इनकम्प्लीट जॉब है यहाँ पर। हियर बोथ जॉब्स, ए जो ए है एंड बी जॉब्स हैं, नीड टू बी कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड टू गेट द मेन जॉब डन। ये देख लीजिए। तो देयर फोर एट यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। ये मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा यहाँ पर आपका सीधे, यानी कि हाँ, तो यानी मेन जॉब है नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई इक्वल टू number of ways to go inside the castle, यानी ए जॉब
into number of ways to get out of the castle. ठीक है ना, ये है देखिए आपके, यानी कि ए जॉब को करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, बी जॉब को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, तो टोटल तरीके आपके 6 हो गए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर यूज हुए। ठीक है ना, तो ये है सेम सिचुएशन। एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन आप पकड़िए। ये वही सेम सेम टाइप का सिचुएशन है, सेम है, हाई रेज बिल्डिंग है ऐसे। ठीक है ना, इस तरफ 3 दरवाजे बने हुए हैं, इस तरफ 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई है समझ लो। ठीक है ना, बंदा यहां पर है, मेन जॉब है, मेन जॉब है टू गेट आउट ऑफ द कैसल। बस इस कैसल से बाहर निकलना है, बस किसी तरह से किले के अंदर से बाहर निकलना है। ठीक है ना, तो ये 3 दरवाजों का भी इस्तेमाल कर सकता है और 2 विंडोज का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ऐसा है भैया, ए जॉब क्या है, यूज एनी ऑफ द 3 डोर्स, और बी जॉब क्या है, यूज एनी ऑफ द 2 विंडोज। ये आपके डोर्स हैं, ठीक है ना, ये आपके विंडोज हैं दो। अच्छा यहां पर देखो, टू गेट आउट ऑफ द कैसल, द मैन कैन यूज आइदर डोर्स, यानी दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, आइदर डोर्स और विंडोज। यानी कि या तो वो खिड़की से बाहर कूद जाए या फिर दरवाजे से निकल जाए, तो उसका मेन जॉब तो कंप्लीट हो ही गया ना, उसे तो बाहर निकलने से मतलब है। ठीक है ना, मैन कैन आइदर यूज आइदर डोर्स और विंडोज, यानी कि इस बार आपका एडिशन रूल लग जाएगा। देखिए दोनों काम करने की जरूरत नहीं है, कोई एक काम करके भी आपका मेन जॉब फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर सिंपल हो गया सिचुएशन पे, नंबर ऑफ वेज टू गेट आउट ऑफ द कैसल इक्वल टू आइदर गेट आउट फ्रॉम द डोर्स और गेट आउट फ्रॉम द विंडो। ठीक है ना, ये हो गया और लग गया यहाँ पर, यानी कि 3 दरवाजे हैं, 3 और मतलब प्लस और 2 विंडोज हैं, तो टोटल मेथड हो गए 5 वेज हो गए। एडिशन रूल यहाँ पर ऐसे लगेगा। ठीक है ना, तो ये देखना पड़ता है, अगर सब टास्क कंप्लीट सब टास्क, तो अगर नोट लिखूं मैं यहाँ पर सिंपल, तो अगर आपके सब टास्क कंप्लीट है, कंप्लीट सब टास्क, इसका मतलब है कि आपको एडिशन रूल लगाने पड़ेंगे। इनकम्प्लीट सब टास्क, तो यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इससे हम पहचान सकते हैं कि कहां पर एडिशन रूल और कहां पर लगाना है। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चंस।
मैं दो तीन बहुत सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो है, इन अ क्लास देयर आर say 10 boys and 8 girls. ठीक है ना? The teacher wants to select either a boy or a girl to represent the class in a function. ठीक है ना? In how many ways the teacher can make the selection? Simple है, can make the selection. ठीक है ना? सिंपल। अब यहां पर देखो, या तो वो एक आइदर बॉय, ये कह रहा है कि बॉय ले ले तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, और एक गर्ल ले ले तो उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो और कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पर, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके। आई बॉय लेने के तरीके 10 प्लस गर्ल लेने का 8, तो आपका 18 आपका आंसर आ गया। बस खत्म, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है ना? ये देखिए। सिंपल है। अगला देखिए, एक और दिखाते हैं आपको। हाँ, अच्छा चलिए। हाँ, देखो ये है जैसे 5 people enter a lift cabin on the ground floor of a 8 floor house. ठीक है ना? Find the number of ways find the number of ways in which each of the 5 people can leave the cabin at any one of the 7 floors. ठीक है ना? ये है देखिए क्वेश्चन। तो ग्राउंड फ्लोर पर सब चढ़े, 7 फ्लोर में कहीं भी उतर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसका देखो कौन सा रूल लगेगा। अच्छा, हर एक 5 बंदों की बात करनी है, तो हम हर एक बंदे की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? जैसे ये एक बंदा है ए, ये बंदा है बी, ये बंदा है सी, डी, 5 है ना, ये 5 बंदे हैं सपोज। पहले हम इस बंदे की बात करते हैं। इसके पास 7 ऑप्शन हैं, किसी भी फ्लोर पर रुक सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पर भी। बी वाले के भी 7 ऑप्शन हैं, इसके भी 7 ऑप्शन हैं, इसके भी 7 ऑप्शन हैं, इसके भी 7 ऑप्शन है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि मुझे केवल ए की बात नहीं करनी है, मुझे बी की बात नहीं करनी है, इसलिए मुझे सबकी बात करनी है। तो अगर मैं एक की बात करता हूं तो 5 की बात नहीं करता।
तो इसलिए सबकी बात करनी पड़ेगी। तो आपका आंसर आ गया 7 की पावर 5। ये देखिए आपका आंसर। ठीक है ना। हाँ, आसान है। तो आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होगा। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन ये देखिए, हाँ, 4 die आर rolled. The number of ways in which at least one die shows a 3. One die shows a 3 is, ये क्वेश्चन है देखिए। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल माइनस नन। ये देखिए, तो टोटल तो ये हो गया कि भैया आपके पास 3 डाइज हैं, ये आपके 3 डाइज हैं, तो 6 इंटू 6 पहले वाले डाई के 6 ऑप्शंस, दूसरे वाले डाई के 6 ऑप्शंस, तीसरे वाले डाई के 6 ऑप्शंस, तो टोटल तो हो गए 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब वेज है टोटल। अब ये कह रहा है कि किसी भी डाइज में 5 ना आए, है ना, नहीं सॉरी, क्या 3 ना आए, तो यानी कि, ठीक है ना, ये आपका डाई हो गए 3 डाई, इनके केसेस बना लिए आपने माइनस। अब इन 3 डाइज में क्या केस बन रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए। ऐसा करते हैं, डाई से 5 को गायब ही कर देते हैं, तो 5 आना ही नहीं है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो -5 का क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा सीधे, 6 का क्यूब। ठीक है। हाँ अच्छा, 4 डाइज है ना, 4 डाइज है, तो एक और 6 आ जाएगा यहाँ पर। 4 डाइज है तो 4, यहाँ पर भी एक, 5 और 4 डाइज बोला है, तो 6 का क्यूब ना हो कि ये 6 की पावर 4, और 4 हो जाएगी। हाँ, ये आपका आ जाएगा 6 की पावर 4 माइनस, ये 671 आ रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा देखिए। ठीक है। हाँ, ठीक है, एक और करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 4 letters in 5 letter boxes. 4 letters in 5 letter boxes, ये है देखिए। ठीक है ना, 4 लेटर्स हैं और 5 लेटर बॉक्सेस हैं, तो हर एक लेटर, ये आपने पहला लेटर उठाया, ये आपके सारे लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं आपके पास। ठीक है ना, और 5 लेटर बॉक्सेस हैं, तो पहला लेटर को उठाया, उसके पास 5 ऑप्शंस हैं, भाई किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, पहले 5, दूसरे वाले के भी 5, तीसरे वाले के भी 5, चौथे वाले के भी 5 ऑप्शंस, यानी कि ये 5 की पावर 4 आ गया आंसर इसका। ये हो गया देखो, ये आपके लेटर्स हैं, हर लेटर के पास 5 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखना चाहो तो ईच लेटर कैन बी पोस्टेड इन 5 वेज, क्योंकि 5 लेटर बॉक्स हैं, तो ये आ गया 5 5 5 5, 5 की पावर 4, ये हो गया देखो।
ठीक है ना। एक और करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, फिर मैं आपको, हाँ। अ मैन हैज say 6 friends to invite. In how many ways in how many ways can he send invitation? Can he send invitation? ठीक है। हाँ, ठीक है। आपके पास 6 फ्रेंड्स हैं, जिनको इनवाइट करना है। हाउ वेज ही कैन सेंड इनविटेशन? INVITATION, ये होगा ना, इनविटेशन कार्ड्स टू देम। If he has 3 servants to carry the cards. The cards. ये है, देखिए 6 फ्रेंड्स हैं और 3 सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, तो कैसे होगा, है ना। सर्वेंट, एक फ्रेंड है, ये आपका पास फ्रेंड, देखिए हाँ, ये आपके फ्रेंड्स हो गए। 6 फ्रेंड्स को मैंने, 6 फ्रेंड्स हो गए। तो अब हर फ्रेंड को एक एक करके, हर फ्रेंड को देखते हैं। इस फ्रेंड के पास कोई भी एक सर्वेंट जा सकता है, यानी कि 3 ऑप्शंस हो गए। इस फ्रेंड के पास भी 3 ऑप्शंस, सबके फ्रेंड के पास 3 3 ऑप्शंस हो गए। तो मेरे ख्याल से आंसर आपका ये होना चाहिए 3 की पावर 6, ये आंसर हो जाना चाहिए आपके पास। यानी कि क्या है, हाँ, तो अ फ्रेंड कैन बी अप्रोच्ड बाय एनी वन ऑफ द 3 सर्वेंट, है ना। ये है, देखिए हर फ्रेंड के पास 3 तरीके से कोई भी एक सर्वेंट पहुंच जाएगा, लेकिन तीन तीन ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात हो रही है, और ये पूरे चैप्टर भर में होती रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। ठीक है ना। तो परमुटेशन क्या है? परम्यूटेशन का सीधे से मतलब हुआ अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ सिलेक्शन, ठीक है ना। जैसे सपोज करो 3 लेटर्स, ABC, आपके पास ABC है मान लो, ठीक है ना। कैन बी अरेंज्ड इन मैनी वेज, है कि नहीं। ABC हो सकता है, AC भी हो सकता है ना। और उसके बाद यहाँ पर
बी ए सी हो सकता है, एक हो सकता है बी सी ए हो, एक हो सकता है सी ए बी हो सकता है, और एक हो सकता है सी बी ए हो। तो यानी देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 वेज है। तो एक सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 वेज, है ना। हाँ, तो यानी कि ये देखिए 3 लेटर्स का सिलेक्शन। तो अ लेटर, देखिए, अ सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज। ऊपर देखो एग्जाम्पल, यानी 3 फैक्टोरियल वेज, 3 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज बोल सकते हैं इसको। उसी तरह से मैं अगर ऐसा बोलूं, अ सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स या 2 ऑब्जेक्ट्स, हम लेटर से ही समझाते हैं इसको, ठीक है। लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, है ना। यहीं पर एग्जांपल दो, आपने 2 ए और बी ले लिए, ए बी 2 लेटर ले लिए आपने, इसको अरेंज कर सकते हैं, बी और ए 2 तरीके से अरेंज हो गए, कैन बी अरेंज इन 2 वेज, दैट इज 2 फैक्टोरियल वेज। ये देखो, ठीक है ना। तो यानी यहां से एक चीज जनरलाइज हो गई कि यहां पर इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, अ सिलेक्शन ऑफ n objects can be arranged in n factorial ways। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इनटू, एक पूरा लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट इनटू क्या, n फैक्टोरियल इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया, देखो यहां से इस रिलेशन को याद रखना। ये डिस्टिंक्ट की बात हो रही है, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, तभी ऐसा होगा। ये एक, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन कम होते हैं, उसको अरेंज करने से बहुत ज्यादा बन जाते हैं, एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये ठीक है ना। तो यहीं पर ही ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका परमुटेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में एक रिलेशन हमने कर लिया डिराइव। अब बहुत सारे केसेस हैं, एक एक करके केसेस कंसीडर करते हैं और लिखते हैं फिर, हैं। चलिए, सबसे पहला मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक साथ ही बताने की कोशिश करूंगा। पहला केस हो गया, इन हाउ मेनी वेज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन आर प्लेसेस। ये आपका पहला काम है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन आर प्लेसेस। ठीक है ना। तो ये आपके आर प्लेसेस हो गए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, डॉट डॉट डॉट, और ये आर, आर प्लेसेस, ये मैंने आर प्लेसेस मार्क कर दिए।
पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास, अच्छा देखिए, एन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन आर प्लेसेस। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, एन ऑब्जेक्ट्स। दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास n-2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और फिर ये n-3 ऑब्जेक्ट्स वेज। तो उसको फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी वन ऑफ दिस n पॉसिबल वेज। ऐसे करके जो rth प्लेस है, ठीक है ना, तो ये हो गया n-r-1, इतने वेज हो गए। Therefore, fundamental principle of counting, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन लगेगा, ठीक है ना। जब आर प्लेसेस पूरे भर जाएंगे तभी तो मेरा टास्क पूरा होगा ना। एक प्लेस की बात करेंगे तो वो तो सब टास्क हो गया इनकम्प्लीट, मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो यानी कि n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल n-r+1, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये n है, n-1 है, n-2 है, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट n-r+1 है ना। इसको मैं अगर n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूंगा ऐसे, तो ये ऊपर n का फैक्टोरियल बन जाता है, क्योंकि आप 1 तक पहुंच जाएगा ये, और नीचे n-r का फैक्टोरियल, ये तो ये हो गया आपका। इसी को ही, ये आंसर है, इसी को ही हम लोग npr से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका npr, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या किया है, एक काम करते हैं, दो केस ले लेते हैं। पहला केस मैंने लिया हुआ है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और अगर इसी के एक केस को मैं बनाऊं रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप दो तीन जगह भी रख सकते हैं, ज्यादा जगह भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला अब सेम अगर मैं इसी मेथड को इसी तरीके से करूं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे डॉट डॉट, ये आर आर प्लेसेस को मैंने ऐसे ले लिया। अब पहले प्लेस की बात करता हूं, इसको फिल करने के लिए मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरे प्लेस को, इसके लिए भी एन ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिपीट हो सकता है। तो देखा जाए तो सबके लिए मेरे पास एन एन ऑप्शन हो गया। इस केस में आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है एन इंटू एन इंटू एन। आर प्लेसेस है तो आर टाइम्स हो जाएगा ये, तो आप लिखोगे एन की पावर आर, ये है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये भी परमुटेशन है और ये भी परमुटेशन, दो फॉर्मूले आपको मिल गए। एक रिपीटेशन नॉट अलाउड में एनपीआर, तो एनपीआर कब यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो एनपीआर यूज नहीं होगा। तो ये आपका पहला परमुटेशन था। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन आर प्लेसेस, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, तीसरा, ये मैंने ये लिया है, हमने एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन आर प्लेसेस है, ठीक है ना। और ये मैं बात कर रहा हूं लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, किसकी? लीनियर अरेंजमेंट की बात कर, ठीक है ना। अभी समझाऊंगा लीनियर अरेंजमेंट, मतलब एक रो में रख रहा हूँ, ये आपके हो गए, ठीक है ना।
दूसरा केस लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज एन identical objects can be arranged in R places. इस पर चाहे रिपीटेशन अलाउड हो चाहे रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, इसका सीधे आंसर है ओनली वन वे। सिर्फ एक ही वे में आप अरेंज कर सकते हो, और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, है ना, तो ये कोई भी ले लो आप, सब एक ही जैसे दिखेंगे आपको, है कि नहीं? तो आइडेंटिकल वाला तो सिंपल है। तीसरा केस, in how many ways n objects out of which p are alike, identical है, of one type q are alike of second type and rest are different, can be arranged। ठीक है ना? ये आपके बुक में एनसीईआरटी में इसको लिखा जाता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट। Arrangement of objects when all are not distinct। यानी सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ उसमें डिस्टिंक्ट हैं, कुछ एक अलग अलग हैं टाइप के। तो इसका सीधा आंसर है इसका कि टोटल n फैक्टोरियल, जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो जो अलाइक है p फैक्टोरियल से q फैक्टोरियल से, जो डिस्टिंक्ट है उनको कुछ नहीं करना है। इतना वेज डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना? देखो एग्जांपल से आपको दिखाऊं, जैसे सपोज ए पी पी एल ई, इस पर देखिए आपके पास दो पी आइडेंटिकल है, बाकी सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म है, एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है ना? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। ठीक है ना? तो यहां पर आप देखेंगे अगर ये पी और पी दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनते? 5, 1 2 3 5 लेटर वर्ड्स, 5 फैक्टोरियल बनते अगर डिस्टिंक्ट होते तो ऊपर में एन फैक्टोरियल आ गए। अब यहां पर क्या है, दो आइडेंटिकल है, इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ऊपर ऑब्जेक्ट ए पी पी एल ई ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। होता तो अगर 5 फैक्टोरियल आता आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब लेकिन यहां पर क्या है देखो, ए पी पी एल ई, और अगर मैं इस इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, इसको यहां ले आऊं इसको, ना कोई फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन दोनों को। सपोज करो एक वर्ड ये है, LAPEP, मान लो एक वर्ड ये है, और इस पी को और इस पी को इंटरचेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये दो दो बार क्यों काउंट करूं? आधे हो गए ना सीधे से। आधे क्यों हो गए? क्योंकि दो रिपीट हो रहे थे। तो टू ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटिंग। या आइडेंटिकल बोल सकते हो आप इसको। टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, बोले हम जिस वर्ड यूज कर रहे हैं वही वर्ड यूज करते हैं, तो आर आइडेंटिकल, यानी कि इनको आपस में पोजीशन बदल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको मैं दो थोड़ी काउंट करूंगा, इसको मैं एक एक ही काउंट करूंगा। Therefore, number of words formed will be 5 factorial upon 2 factorial। ये हो गया आपका। देखिए दो आइडेंटिकल थे, तो अगर और भी आइडेंटिकल होते तो उससे भी डिवाइड करना पड़ता। डिस्टिंक्ट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट वालों को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना? ये ये हो गया। देखिए चौथा केस, चौथा केस को मैं सिर्फ लिखूंगा यहां पर, इसको मैं अलग से टॉपिक लूंगा तो वहां बताऊंगा कि जो चौथा केस है इस पर, इन हाउ मेनी वेज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि सबको अरेंज करना था, यहां पर क्या है, कुछ को अरेंज करना है, कुछ को छोड़ना है। तो इन हाउ मेनी वेज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ which P are alike, मतलब मिक्सिंग है, वन टाइप, Q are alike of second type, and rest are different। ठीक है ना? अब यहां पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? वी हैव टू मेक सिलेक्शन एंड देन अरेंज। ठीक है ना? ठीक है ना? ये हम लोग, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अलग से लेंगे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है ना? और केसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना? कंसीडर डिफरेंट केसेस। तो ये हम लोग एक टॉपिक लेंगे, उसमें इसको डिस्क्राइब करेंगे कॉम्बिनेशन के बाद। ठीक है ना? इसको हमने स्टार मार्क कर दिया आगे के लिए डिस्कस करने के लिए, क्योंकि यहां पर आपको मतलब बताने के लिए मैंने बता दिया कि चार तरह के केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले आपके अरेंजमेंट के लिए आपके पास हो सकता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो और आपको लीनियर अरेंजमेंट करना हो। ठीक है ना? उसके लिए दो हैं, एक बार रिपीटेशन अलाउड हो, नॉट अलाउड हो, या रिपीटेशन अलाउड हो, दो केस ये हो गए। फिर ये बोलते हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, इसका तो सबसे आसान है। अगर ऑब्जेक्ट सारे आइडेंटिकल हैं तो भैया एक ही तरीका है उनको अरेंज करने का। ठीक है ना? चाहे आप पूरे को लिखो, चाहे आप एक को लिखो, चाहे आप 10 को लिखो।
है ना, आर पे डिपेंड ही नहीं करता, एक ही तरीका होता है इसका। ये वाला थर्ड वाला था कि अगर इसमें मिक्सचर हो, तो अगर सबको अरेंज करना हो, मतलब इसमें कोई सिलेक्शन का झाड़ नहीं है, आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, आपको सबको अरेंज करना है, तो फॉर्मूला ये बन जाता है एन फैक्टोरियल। और चौथा केस ये आता है कि भैया अब क्या करना है कि आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ अलाइक हैं, कुछ एक टाइप के हैं, कुछ दूसरे टाइप के हैं, और उनमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना है। तो ये थोड़ा सा केसेस बना के करना पड़ता है इसको। तो ये वाला टॉपिक, ये चार चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तीन तो आप अभी कर सकते हो, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन के बाद। तो ये तो हो गया परमुटेशन, लीनियर परमुटेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ठीक है ना, इसके बहुत सारे केसेस होंगे, चार या चार पांच केसेस होंगे। तो पहला केस तो बहुत सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, सिलेक्शन फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन हाउ मेनी वेज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आपका पहला टॉपिक है। इन हाउ मेनी वेज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिंपल इसको अगर हम करें तो ये आपका बनता है एनसीआर, एन सी आर, ये बन जाता है। ये आपका सीधे बन गया एनसीआर। आया कैसे? अभी हमने देखो पीछे एक रिलेशन प्रूव किया था, एक रिलेशन प्रूव किया था। कौन सा? ये वाला रिलेशन याद करो, एक प्रूव किया था कि हाँ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शंस मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एन तो एक काम करो, आर ऑब्जेक्ट्स कर देते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इनटू आर फैक्टोरियल। यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स मतलब कि क्या, यही तो चाहिए था मुझे। देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। और आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया था एनपीआर होता है। तो एनपीआर को जब आप आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ सिलेक्शंस मिल जाएंगे। ये मिल जाएंगे, यानी कि एन अगर आप खोलो देखो, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हुआ, और ये आर फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, देखो ये होता है आपका नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स, है ना। और इसी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग एनसीआर बोलते हैं, जो कि आपका एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल कहलाते हैं। ये आपका एनसीआर हो गया।
ठीक है ना, यही है आपका सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एनसीआर। आसान। इसमें आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, कितने सिलेक्ट करने हैं ये भी आपको गिवन है, एनसीआर। सिलेक्शन हो गया। आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अरेंजमेंट भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, बहुत ही काम का रिलेशन है। एन पी आर इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स इनटू arrangement of this R objects. These are selected objects. बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, अगर आपको आर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना उन आर ऑब्जेक्ट्स को। सिलेक्ट कर लो एनसीआर, फिर अरेंज कर दो आर फैक्टोरियल, हो गया काम। ठीक है ना, ये तो पहला केस हुआ कॉम्बिनेशन का, पहला केस हुआ। क्या था ये ला, हाउ मेनी वेज आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड, in how many ways are objects can be selected from an identical objects। सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। सी दिस इज सॉल्यूशन, ओनली वन वे। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो सिलेक्शन करो, चाहे उनको अरेंज करो, एक ही मेथड होगा उसका। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे डिनोट कर लूंगा, एन कॉमा आर, यानी कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट का भी वन वे है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, इसका भी एक ही तरीका है। एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आपको दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, अरेंज करने हैं बेसिक ना, सिलेक्ट करने हैं, इसका भी एक ही मेथड है। एन में से अगर आपको तीन ऑब्जेक्ट लेने हैं, इसका भी आपके पास एक ही मेथड है। और यानी कि अगर आपको एन में से अगर एन ऑब्जेक्ट्स भी लेने हैं, इसका भी आपके पास एक ही मेथड है ना। अरे देखो एग्जाम्पल देखो आप, ये सारे ए ये मान लो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको तीन ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, तीन ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो आपने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, ए। आपने दूसरा बनाने की कोशिश करी, इसको लेके, इसको लेके, इसको लेके, तीन है। क्या ये दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं आपको? दोनों तो सेम ही हो गए, सेम। तो इसको दो काउंट क्यों करूंगा, तो काउंटेड वन। तो जितने भी ट्रिपलेट बनाएंगे सब ए ही होंगे और सारे आइडेंटिकल होंगे, तो उसको मैं सेम सेम चीज को मैं वन काउंट करता हूँ, तो इसलिए वन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हों, तो चाहे आपको सिलेक्ट करना हो चाहे आपको अरेंज करना हो, उसका एक ही तरीका है बस। हाँ, ये वाला जो थर्ड तरीका है, ठीक है ना, जो पीछे मैंने स्टार मार्क किया था उसका कंटिन्यूशन यहाँ बताऊंगा। इन हाउ मेनी वेज
R objects can be selected from N objects consisting of P objects of one type, Q objects of second type, and R objects ऐसे of different types, जो पीछे मैंने ये वाला, ठीक है ना। यहीं पर ही जो पीछे का जो स्टार था, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड, दोनों यहां पर कराऊंगा मैं। हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड, ये भी कराऊंगा, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेके कराता हूं आपको, ठीक है, एग्जांपल लेके कराएंगे इसको। हाँ, हम ऐसे कुछ लेते हैं, फ्रॉम द लेटर्स ए ए ए, 3 A, बी बी सी सी, डी ई एफ, ये है देखो। फ्रॉम, मेरे पास है 10 है, मेरे ख्याल 10 है शायद, 3 2 5 7, हाँ 10 है। फ्रॉम द लेटर दिस, हाउ मैनी थ्री लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ये एक सवाल है देखो। अब क्या है कि आपके पास ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। उसमें से 3 एक टाइप के हैं ए, 2 एक टाइप के हैं बी, 2 एक टाइप के हैं, और बाकी 3 बिल्कुल अलग हैं, ठीक है ना। तो कितने 3 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, अब 10 में से पहले 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उनको अरेंज करके वर्ड्स बनाना पड़ेगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आपका सिलेक्शन भी हो रहा है और अरेंजमेंट भी हो रहा है, तो दोनों का हो जाएगा। यहाँ पर मैं दोनों का पैरेलली में आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, ठीक है ना। कैसे करेंगे पहले तो देखो, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, इसको करने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, इसको केसेस बना के करने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बताऊंगा सिलेक्शन का, और यहाँ पर मैं बताऊंगा अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट से आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बच जाएंगे। अब केस 1, पहला केस ये हो सकता है कि ऑल 3 आइडेंटिकल, तीनों के तीनों आइडेंटिकल हों, ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, ठीक है ना, पहला केस हो गया। अब एक ब्लॉक मेरे पास ये रहा 3 ऑब्जेक्ट्स का, एक ब्लॉक मेरे पास ये रहा, एक ब्लॉक मेरे पास ये रहा, बाकी ये सिंगल सिंगल के ब्लॉक्स हो गए, ये हो गया। अब 3 आइडेंटिकल मुझे कौन दे सकता है, केवल ये वाला एक ब्लॉक है जो 3 आइडेंटिकल दे सकता है मुझे, तो मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट करूं, 1C1। एक ब्लॉक है मेरे पास ट्रिपल ए का, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया 1C1, और वो ब्लॉक को यहाँ पर डाल दिया ए। यानी कि एक ही तरीका 1C1, एक ही तरीके से मैं 3 लिख सकता हूँ आइडेंटिकल, ठीक है ना। और यहां पर क्या अरेंजमेंट क्या होता है, सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट। तो 1C1 इंटू, अब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल, लेकिन तीनों आइडेंटिकल से डिवाइड कर दिया तो ये भी 1 ही आया। पहला केस तो ये हो गया। केस 2,
टू आइडेंटिकल एंड वन डिफरेंट, ये वाला केस। यानी कि दो तो आइडेंटिकल हैं और एक इनसे अलग है, तीन को सिलेक्ट करना है। अब आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल मुझे कौन कौन दे सकता है? मुझे इस ए वाले में से दो ए मिल सकते हैं, दो बी, तो तीन ब्लॉक्स मेरे पास हैं। इन तीन ब्लॉक्स में से मैं एक ब्लॉक अपने लिए चुन लेता हूं। तीन ब्लॉक्स मेरे पास हैं, तीन ब्लॉक्स में से मैंने एक चुन लिया और जो चुना है उसको यहां डाल दिया। मान लो आपने तीन ए वाला चुना, तो दो ए यहां रख दो, एक को फेंक दो, बताओ, दो ए, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो ए, ये वाला, इसके लिए मेरे पास अब ऑप्शन क्या है? ए तो निकल गया। अब बी सी डी ई एफ, एक दो तीन चार पांच, तो पांच में से कोई एक और चुन लेता हूं इस वाले बॉक्स के लिए। मान लो मैंने सी चुना, यहां सी रख देते हैं। ये हो गया आपका सिलेक्शन। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 5 जा 15, 15 तरीके से सिलेक्शन हो गया। दो ए, दो ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, ए ई हो सकता है, ए एफ हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए के जगह बी बी हो सकता है, बी बी ए, बी बी सी, बी बी, और दो सी भी हो सकते हैं। तो ऐसे 15 ऑप्शन आ जाएंगे। और इनका अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन 3C1 × 5C1 अब जो तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, दो ए और ए, इनको अरेंज कर दो, ए सी को अरेंज कर दो। ऑब्जेक्ट्स हैं तीन फैक्टोरियल, अरेंज करने के लिए नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, तो तीन फैक्टोरियल ये हो गए। नीचे दो आइडेंटिकल हैं, ए, इसे खोल दो। 15 3 45 वर्ड्स यहां बनेंगे अरेंज करके। दो केस तो ये हो गए। तीसरा केस, ऑल थ्री डिस्टिंक्ट, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग हैं। यानी मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छह, छह ब्लॉक्स हैं। तो छह में से कोई तीन ब्लॉक चुन लेते हैं। एक मैंने ए को यहां डाल दिया, बी को यहां डाल दिया, एफ को यहां डाल दिया, कोई भी तीन हो सकते हैं। हो गया 6C3। ठीक है ना? इसे खोलेंगे आप, ठीक है ना? 6 5 4 20 हो जाएगा ये वाला। और ये वाला अरेंज करने के लिए कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा 63। उसके बाद तीन ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको थ्री का फैक्टोरियल, यानी कि 20 × 6, 120 वर्ड्स और बन गए। तो ये अगर इन सबको ऐड कर दो तो आपको नंबर ऑफ सिलेक्शंस मिल जाएंगे। 20 और 15 35 और एक 36, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हो जाएंगे। 120, 120, 145, और ऊपर कितना आया था? एक आया था सर। हाँ एक है ना, 166। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स बनाना अरेंजमेंट का प्रॉब्लम होता है। 166 वर्ड्स बन जाएंगे आपके इन अवेलेबल लेटर से। ये वाला जो थर्ड केस था, है ना, परमुटेशन का भी जो लास्ट केस था और कॉम्बिनेशन का जो ये लास्ट केस था, इसमें आपके पास मिक्सचर्स होते हैं और कुछ उनमें से कुछ चुनने पड़ते हैं, फिर अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये चुनने का हो गया सिलेक्शन का, और ये उनको अरेंज करने का। याद रखना का अरेंज पहले नहीं होगा, पहले चुने जाएंगे और चुने हुए चीजें फिर अरेंज होंगी। अरेंज करने के लिए परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वही उसको लगाना है, याद रखिए। ठीक है ना? अच्छा, उसी तरह उसके बाद फिर, हाँ, अब आता है कॉम्बिनेशन। हाँ,
कॉम्बिनेशन ही चल रहा है अभी। ठीक है ना। अब अभी तक क्या था कि आपको पता है कि कितने आपने सिलेक्ट करने। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि सिलेक्ट करने कितने हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपको केस देता हूँ। इन हाउ मेनी वेज a selection can be made, a selection can be made from n distinct objects। यहां भी सिलेक्शन करने हैं, लेकिन कितने सिलेक्शन करने हैं कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी वेज अ सिलेक्शन कैन बी मेड, भैया कितने तरीके से सिलेक्शन हो सकते हैं? भाई जैसे पिछले वाले में क्या था भैया, इन हाउ मेनी वेज अ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड, वहां आर पता था, यहाँ तो आर नहीं पता है, आर आपको डिसाइड करना है, यानी कि सिलेक्शन करना है आपको। तो आप हो सकता है कि आप एन में से एक भी ना सिलेक्ट करो, भाई आपके ऊपर छोड़ दिया, आपने नहीं किया सिलेक्ट। और या फिर आप एन में से एक सिलेक्ट करो, या फिर आप एन में से दो सिलेक्ट करो, और ऐसे करके हो सकता है आप एन में से सारे के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये आपका टू की पावर एन होता है, ये फॉर्मूला। इसको अभी फिलहाल NC0 NC1 एन से लेकर जीरो से लेकर एन तक ये टू की पावर एन होता है। ठीक है ना। ये आपका ऐसे भी हो सकता है। ये एक मेथड है। सेकंड मेथड भी है इसका। ये एन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रख दो, ये आपके एन ऑब्जेक्ट्स हो। हर एक ऑब्जेक्ट का, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको रखोगे अपनी टीम में या नहीं रखोगे, या तो सिलेक्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे, दो ही ऑप्शन है इसके पास। हो गया टू की पावर एन, यानी कि ब्रैकेट में ईच ऑब्जेक्ट हैज टू ऑप्शंस, आइदर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। ये देखिए, ये आपका इतने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी पर ही एक और देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, इन हाउ मेनी वेज a selection can be made from n identical objects। यहां पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स आपके आइडेंटिकल है, यानी यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, n में से आप एक भी ना सिलेक्ट करो, आइडेंटिकल के लिए ऐसे लिखो, n में से आप एक करो, n में से आप दो सिलेक्ट कर लो, और या फिर आप n में से सारे के सारे सिलेक्ट कर लो। और आपको पता है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मैंने लिखा हुआ है पीछे देखो, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से जीरो सिलेक्ट करने का एक ही ऑप्शन होता है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से एक सिलेक्ट करने का भी एक ही ऑप्शन होता है, एन में से टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का भी एक ही ऑप्शन होता है, और एन में से एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का भी एक ही ऑप्शन होता है। तो कितना हो गया, n+1 वेज। इतने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो n+1 वेज। ठीक है ना। इसी पे देखो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, फिर तो क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस बनाने की बात है। ठीक है, जैसे ये है देखिए,
In how many ways a selection can be made from n objects, distinct n distinct objects, to include at least one object in the selection. मतलब क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि भैया सिलेक्शन तो करना है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। यानी कि NC1 से शुरू होगी कहानी, NC1, NC2, NC3 और जहां तक भी NCN। तो ये हो गया आपका 2n-1, क्योंकि जो NC0 है ना यहाँ, वो इधर ले जाओ, NC0 1 होता है। ठीक है ना? इसी पे ही अगर ये ऑप्शन ऐसा होता, in how many ways a selection can be made from n identical objects to include, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, बस ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, at least one object in the selection। और ऐसे ही और केसेस भी दे सकता है, यहां पर इसने एटलीस्ट 2 भी बोल सकता है, एटलीस्ट 3 बोल सकता है। तो एटलीस्ट अगर 3 बोलेगा तो 3 से काउंटिंग शुरू होगी, इसने एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 से काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन आइडेंटिकल है तो ऐसा वाला लिखना पड़ेगा, n से 1, n से 2, n से 3, और अपर लिमिट में इसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, तो n सिलेक्ट करना है। और आपको पता है कि सभी का 1 होता है, 1 1 1 1, यानी कि n वेज। ये देखिए, ठीक है ना? और कंडीशंस तो कुछ ही बन सकती है, मैं सारे तो अब ये तो दिखाऊंगा नहीं सारे हैं, सारे क्या काउंट भी, कितने सारे कंडीशन बन सकती हैं। एक मैं अब जरूर लिखवाऊंगा लास्ट, इसमें ये है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चंस में आपको मैं कंडीशंस लगवा दूंगा बहुत सारे। इन हाउ मेनी वेज a selection can be made from p identical objects of one type, q identical objects of another type, and r distinct objects। समझ रहे हो? यानी कि हमारे पास मिले जुले ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ आइडेंटिकल एक टाइप के हैं, कुछ आइडेंटिकल दूसरे टाइप के हैं, और कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं मेरे पास, और यहां भी मुझे एक सिलेक्शन करना है। कुछ नहीं, आप क्या करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करो। पहले मैं पी ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूं, पी ऑब्जेक्ट्स की बात रखूंगा पहले, फिर मल्टीप्लाइड, फिर क्यू ऑब्जेक्ट्स की बात रखूंगा, और फिर मैं
आर ऑब्जेक्ट्स की बात रखूंगा। जीते की रख देते हैं इसको। और तीसरे में आर ऑब्जेक्ट्स की बात रखूंगा। ठीक है ना, यहां तक। अब यह है कि मैंने मैंने क्या किया, सब टास्क। अब तीनों का करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा यहाँ पे। हाँ, अब पी ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अब वो जो पी ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल के लिए सेकंड वाला सिलेक्शन होगा। मतलब कि पी पी में से मैंने एक भी नहीं लिया, या मैंने पी में से एक ले लिया। ऐसे कर करके हो सकता है मैंने पी में से सारे ले लिए। तो यानी कि ये कितना हो गया, 1+1। अब +1 यानी कि p+1 केसेस तो इसके हो गए, इनटू। अब इस क्यू ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, क्यू भी आइडेंटिकल है, तो सेम सीन यहाँ भी हो गया। क्यू में से मैंने नहीं लिया, या फिर मैंने क्यू में से एक ले लिया, या फिर मैंने क्यू में से सारे के सारे ले लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, सबका 1 1 मेथड हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा q+1 इंटू। अब ये आर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर, आर है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आर में से आपने नहीं लिया। अब यहाँ पर ये वाला लगेगा, RC1 RC2। क्यों, RCR, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर r। ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखो, आइडेंटिकल को आइडेंटिकल की तरह ट्रीट किया, दो आइडेंटिकल वाले बॉक्सेस को आइडेंटिकल की तरह ट्रीट किया, ऊपर वाले फॉर्मूले में ड्राइव किए हुए हैं। देखो ये 1 1 कैसे आता है। तो यहाँ n की जगह p है, तो p+1 हो गया। और यहीं पर ही अगर कंडीशन लगा देता हो कि बोलता भैया पी ऑब्जेक्ट में से कम दो लेने हैं, तो आप P2 से शुरू करते, तो ये दोनों हट जाते, दो माइनस हो जाते यहाँ से। तो और अगर हम अपर लिमिट फिक्स कर देता है कि भैया सारे मत लेना, दो छोड़ देना, तो पी और पी वाला नहीं आता, इसको पहले वाला नहीं आता। तो अकॉर्डिंगली कंडीशंस आपको मिलेंगे क्वेश्चंस को करने हैं। मेन जो उसका स्केलेटन है वो ये है, इस तरह से। ये आपके हो गए सारे के सारे कॉम्बिनेशन के केसेस, जिसमें मैंने आपको आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना बताया। और ऑब्जेक्ट जब कितने सिलेक्ट करना है ना भाई, जब आप कहीं किसी के वहां जाते हो, अपने फ्रेंड्स के वहां जाते हो, तो आपके फ्रेंड्स की मम्मी आपके लिए कुछ खाने को रख देती है, तो ये बोलती थोड़ी कि भैया इसमें से 5 लेना। कुछ मान लो आपके लिए बिस्किट्स रख दिए, केक्स रख दिए, कुछ समोसे रख दिए मान लो, तो ये बोलते कि भैया 2 समोसे लेना, 3 बिस्किट लेना। नहीं, वो बोलते बेटा खाओ। और चॉइस आपके ऊपर होती है कि आप खाओ, समोसे ना खाओ, या कोई चीज फ्रूट्स ना खाओ, या खाओ, एक खाओ, वो आपकी चॉइस होती है। तो सारे चॉइस जो पॉसिबल केसेस है वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, मैंने लीनियर अरेंजमेंट बताया है, सर्कुलर अरेंजमेंट एक अलग से टॉपिक में बताएंगे। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर क्लोज करेंगे। फिर आज के लिए पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अभी तक जो भी जो पढ़ा है ना। ठीक है। हाँ, इन हाउ मेनी वेज 7 men and 3 women be seated in a row, linear arrangement है, so that, ठीक है। मैं 2 3 केस ले लेता हूँ, ठीक है। सो दैट पहला केस ले लेता हूँ, ऑल वुमेन आर टू सिट टुगेदर। दूसरा केस मैं ले लेता हूँ, वुमेन टू सिट
only at even places. तीसरा मैं ये ले लेता हूं कि no two women sit together. 3 केस ये ले लेता हूं, ठीक है ना। एक केस ले लेता हूं, all men must sit together, ठीक है ना। ऑल मैन मस्ट सिट टुगेदर। ये 4 क्वेश्चन में ले लिए मैंने, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। देखो 7 3 10, ऑल वुमेन आर टुगेदर, पहला वाला केस। 3 वुमेन है, W1 W2 W3 को एक ऑब्जेक्ट मान लो, बाकी मैन है M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, ये आपके 7 मैन है। जो टुगेदर बैठने हैं उनको एक ऑब्जेक्ट मान लो, यानी कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एक ऑब्जेक्ट ले, हाँ इसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। नाउ 8 ऑब्जेक्ट्स, देखो सीटेड का मतलब हो गया अरेंज, बैठाना है ना। 8 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। 8 फैक्टोरियल तो ये हो गए। अब ये जो बंडल है, ये जो आपने बांट दिया है, डब्ल्यू एक ग्रुप बना दिया, ये W1 W2 W3 का ऑर्डर इंटरचेंज भी तो हो सकता है। नाउ 3 वुमेन कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। अब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तो आप मैन की बात, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, यहाँ वुमेन की बात कर रहे हो, तो ये तो इनकम्प्लीट टास्क है। देयरफॉर टोटल वेज आपके हो गए 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका पहला हो गया। सेकेंड, वुमेन टू सिट ओनली एट इवन प्लेसेस। वुमेन एक प्लेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्लेसेस हैं। इसमें से जो वुमेन बैठना है, वुमेन के लिए ये वाला है, मैं जो डबल अंडरलाइन करता हूँ, इवन प्लेसेस, यहाँ वुमेन बैठ सकता है, इन प्लेसेस पे वुमेन बैठ सकती है, ठीक है ना। इवन प्लेसेस फॉर वुमेन, यानी ये जो इवन प्लेसेस मैंने मार्क किए हुए हैं, इवन प्लेसेस वुमेन। तो एक काम करते हैं, वुमेन तो लेकिन कम है, 3 है, और प्लेसेस बन गए 1 2 3 4 5 प्लेसेस बन गए, ठीक है ना। तो वुमेन को बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 वुमेन कैन बी अरेन्ज्ड, प्लेस्ड मतलब अरेन्ज्ड इन 5 प्लेसेस। 3 वुमेन है और 5 प्लेसेस पे उनको अरेंज करना है, तो 5 में से पहले 3 चुनो, फिर उन 3 प्लेस पर अरेंज कर दो, या डायरेक्ट 5P3 लिख दो, आपकी मर्जी, एक ही बात होती है दोनों। उसके बाद अब वुमेन तो बैठ गई जहां, बाकी बच्चे 7, अब सब मैन की कोई कंडीशन नहीं है। 7 मैन कैन बी सीटेड इन 7 प्लेसेस, जो 7 प्लेसेस बचे हैं उनमें 7 फैक्टोरियल वेज। देयरफॉर टोटल वेज इस काम को करने के, टोटल वेज आपके हो गए 5P3 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट करके खोल लेंगे, ये हो गया। तीसरा वाला कह रहा है नो टू वुमेन सिट टुगेदर, वुमेन को साथ में नहीं बैठना है, कोई भी दो साथ में नहीं बैठ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैन को पहले बिठा देते हैं, M1 M2
M3, M4, M5, M6, M7, और इनके बीच में ना गैप्स जनरेट हो जाएंगे। एट गैप्स जनरेट हो गए। अब इन एट गैप्स में वुमेन को कहीं भी बिठा दो तो वुमेन कभी भी टुगेदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बीच में एक मैन जरूर आ जाएगा है। तो ये भैया पहले तो एक काम करते हैं, सब टास्किंग ऐसे चलते हैं कि पहले तो मैन को बिठा देते हैं। 7 men can be seated in 7 factorial ways। 7 men को तो आपने बिठा दिया 7 factorial ways में। और जब बिठाने के बाद आपको देखिए देयर आर 8 गैप्स। इसके बाएं तरफ भी बैठ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप्स क्रिएटेड। 8 गैप्स बन गए विच कैन बी फिल्ड बाय 3 गर्ल्स। अब 3 गर्ल्स को इन गैप्स में बिठाना है। इन 8 गैप्स हैं, उनमें से 3 गैप्स तो चुनने पड़ेंगे, डायरेक्ट ही 8p3 कर दो, बिठाना है परमुटेशन में। देयरफॉर टोटल वेज आपके हो गए 8p3 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आपका थर्ड वाला हो गया। ठीक है ना। अब डी वाला क्या है ये देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था डी वाला, ऊपर चलते हैं। ऑल मैन, ये तो आसानी है, ऑल मैन मस्ट सिट टुगेदर। जो टुगेदर हैं ऑल मैन, उनका एक बंडल बना देते हैं। M1, M2, M3, M4, M5, M6, 7 लोगों का एक बंडल बना दिया, टुगेदर बिठा दिया इनको। और वुमेन को W1, W2, W3, ये वुमेन हो गए। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड in 4 factorial ways। 4 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 4 factorial ways। इसमें सारे अरेंज हो गए। अब जहां पर भी ये जाके पूरा बंडल रखा है फिर खोल दो उसको। 7 men inside the bundle can arrange them in 7 factorial ways। Therefore टोटल वेज, इस वाले काम को करने के टोटल वेज हो गए आपके पास। मैन को बिठाया, वुमेन को बिठाया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना वेज आ जाएंगे आपको उनसे। ये है। हम्म, ठीक है ना। एक और करते हैं। हाँ, 18 guests have to be seated half on each side of a long table। ठीक है ना। 4 particular guests desire to sit on one particular side। One particular side and 3 on
अदर। 4 गेस्ट बोलते हैं कि भाई हम इस पर्टिकुलर साइड में बैठेंगे, एंड 3 ऑन अदर साइड। हाँ, अदर साइड में बैठेंगे, टुगेदर बैठेंगे नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम इस तरफ बैठेंगे, इस तरफ नहीं बैठेंगे। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच द अरेंजमेंट कैन बी डन, in which this arrangement can be done. The seating arrangement can be done. हाँ, ये है, देखिए आपके पास, देखिए टास्किंग एंड सब टास्किंग पे चलते हैं। आपके पास 18 गेस्ट हैं, इनको बिठाना है। मेन टास्क है भैया इनको बिठाना है। आपके पास एक लंबा सा टेबल है, इस तरफ आपके पास 8, 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुर्सियां इधर लगी हुई हैं, 9 इधर लगी हुई हैं, 9 कुर्सियां, 18 गेस्ट हैं, बिठाने के लिए सफिशिएंट कुर्सियां हैं, है ना। और अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो भैया 18 फैक्टोरियल, कोई कहीं भी बैठ जाए 18 फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन है, कह रहे हैं भैया कि 4 पर्टिकुलर गेस्ट बोलते हैं कि इस साइड, इन 18 में से 4 गेस्ट बोलते हैं इस साइड बैठेंगे। 4, और वो पर्टिकुलर है तो सिलेक्ट भी नहीं करना, सिलेक्ट भी नहीं करना। पर्टिकुलर का मतलब होता है कि आपको सिलेक्ट नहीं करना है। 4 गेस्ट ऑन साइड, इसका नाम रख देते हैं साइड एक्स, रख देते हैं चलो, ऑन साइड एक्स। 4 इस साइड है, और 3 जो है वो इस साइड बोलते हैं, 3 ऑन साइड वाई बोल देते हैं इसको, चलो इस साइड। पर्टिकुलर बोला है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 4 गेस्ट तो जाके चुपचाप बैठ गए, आपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 गेस्ट जाके बैठ गए, एक यहाँ बैठ गया सपोज, कहीं बैठ गया, एक यहाँ कहीं बैठ गया, मान लो 4 गेस्ट आपके बैठ गए, और 3 आपके यहाँ बैठ गए, मान लो कहीं भी बैठ गए। ये मैं खाली इंडिकेटिव पर्पज के लिए बता दिखा रहा हूँ। अब बचे 7 लोगों ने तो डिसाइड पहले ही कर लिया, तो अब बचे 11 गेस्ट जिन जो डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ बैठना है। सही है। अब इन 11 में से कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे, ठीक है ना। अब अच्छा, इधर कितने जाएंगे? 4 तो पहले जा चुके हैं, 5, 5 गेस्ट को इधर लाओ। अब ये तो पर्टिकुलर नहीं है, तो 11 में से 5 गेस्ट आपके इधर बैठ जाएंगे। बाकी जो बचे हैं, आप कितने बच गए? 5 यहां चले गए, तो बचे कितने? 6 गेस्ट जो बचे हैं, वो 6 के 6 इधर चले गए, 6 6 के 6 इधर चले गए, है कि नहीं। यानी कि ऊपर वाले को आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो खुद ही डिसाइडेड थे। लेकिन ये जो 5 जो बचे हैं, 9 चाहिए ना इस तरफ, 4 तो ये आगे, 5 जो बचे वो डिसाइडेड नहीं थे, तो 11 में से आपने सिलेक्ट करके यहाँ भेज दिया, भैया वो कोई भी 5 हो सकते हैं। बाकी बचे 6 को आपने उठा के यहाँ भेज दिया। अब इस अब इस तरफ पहुंच गए 9 लोग, 5 आपने चूज किया, 4 पहले से, तो 9 लोग, ठीक है ना। तो 9 लोगों को बिठाने के लिए 9 पीपल आर सीटेड इन 9 फैक्टोरियल वेज। 9 लोगों को आपने यहां बिठाया, और 9 लोगों को यहां बिठाया। 9 पीपल आर seated in 9 factorial ways. Therefore, total ways, इस पर पूरे जॉब को करने के टोटल वेव्स हो गए कितने? 11C5 इंटू 6C6 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर।
ये आपका आंसर हो गया। देखिए सही है कि नहीं? ऐसे करके हम लोग को दिमाग में चलाना होता है। एक लाइन का आंसर होता है, इसको सोचना, सब टास्क देखना। 18 गेस्ट थे, 7 तो पहले से डिसाइडेड थे, उनको भेज दिया, वो अपने आप चले गए, आपने कुछ नहीं किया। बाकी बचे 11, 11 में से आपको पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है भैया, कौन से 5 यहाँ भेज दिए, बाकी यहाँ चले गए। अब 9 9 दोनों साइड हो गए, अब 9 को बिठाना भी तो पड़ेगा ना, सिलेक्शन के बाद अरेंज भी तो करना पड़ेगा। उस तरफ चले गए, आप बैठे थोड़ी है, बैठाओगे तो आप। हाँ, अगर ये होता कि ये 4 गेस्ट वांट्स टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड एंड टुगेदर, फिर कंडीशन लग जाती फर्दर आपकी, टुगेदर वाली कंडीशन लग जाती है, इस तरफ पूरा क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे करके बनता है। हाँ, चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर इनके कुछ सब टॉपिक्स हैं उनको भी देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।